भारत में 2024 के आम चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक 6700 यानी कि 6700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस के नेता बस से और पैदल दोनों ही तरह से 66 दिनों की यानी कि 66 डेज की ये यात्रा कर रहे हैं, जो कि 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राहुल गांधी को इस वक्त यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उन्हें लोकसभा चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर अपना फोकस रखना चाहिए था। 50 सालों से ज्यादा का सियासी अनुभव रखने वाले सत्यपाल मलिक की सलाह के क्या मायने हैं और क्या वाकई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी तैयारियों में खलल पैदा करेगी और इससे विपक्ष की एकता और विकल्प बनने की कोशिशों में अड़चने आएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है और इससे विपक्ष को कितना फायदा होगा, विपक्ष कितना मजबूत होगा और कुछ और सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों को यहाँ पर रखे जाए उनके सामने, और इन सभी सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने स्ट्रेट टॉक के जरिए। सवाल है आज के कि क्या राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ये एक सही समय पर हो रही है? क्या यात्रा के चलते इंडिया गठबंधन की नीतियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि अभी भी नीतियां स्पष्ट नहीं हुई है? क्या चुनावी रणनीति बनाने में यात्रा सहायक सिद्ध होगी? क्या यात्रा का मकसद कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करना है, या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अपने फायदे के लिए यात्रा कर रही है और इससे विपक्षी एकता, विपक्षी गठबंधन इंडिया को कोई खास फायदा होता नजर नहीं आता? और इस मसले पर समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पटना से हेमंत कुमार जुड़ चुके हैं। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और राहुल गांधी की जो ये यात्रा शुरू हुई है, और जैसा मैंने अपनी प्रस्तावना में बताया कि सत्यपाल मलिक कहते हैं कि ये सही वक्त नहीं है, आपको भी क्या यही लगता कमोबेश कि राहुल गांधी की ये जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या ये कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करने की कवायद, या फिर ये विपक्ष इंडिया गठबंधन जो कि मौजूदा सरकार के समानांतर कोई विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है, इसको कोई फायदा पहुंचाता दिख रहा है? हेमंत सर। नेहा जी, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो इनकी जो न्याय यात्रा शुरू हुई है राहुल गांधी की, वो विलंब से शुरू हुई है। ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि जो इंडिया अलायंस बनने के बाद आप देखेंगे कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनावों को लेकर के एक अलग किस्म की देरी हुई और उससे ये हुआ कि एक संवादहीनता का माहौल बना इंडिया अलायंस के भीतर में, और इसकी वजह से इंडिया अलायंस के दलों की ओर से, खास करके यूपी और मध्य प्रदेश को में अखिलेश यादव इधर से और उधर से कमलनाथ, इन लोगों के बीच में जो संवाद हुआ जिससे कटुता सामने आई, तो वो एक तो पहलू है। तो ये पहले शुरू होना चाहिए था, तो वो पहले शुरू हुआ नहीं, वो था उस समय कि ये इस बीच माफ कीजिएगा, इस बीच हमारे साथ आत्मजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं, सोशल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आत्मजीत सर आपका। और हेमंत जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात पूरी करें। तो उस समय चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के इंडिया अलायंस की गतिविधियां ठप रही, बहुत सारे निर्णय नहीं लिए गए, जिसको लेकर के इंडिया अलायंस में तरह तरह की बात होने लगी। नीतीश कुमार ने भी कहा कि कांग्रेस को लगता है बहुत चिंता नहीं है, अखिलेश यादव ने कहा, कमलनाथ ने जवाब दिया, ये सब होता रहा। तो एक दूसरी चर्चा शुरू हो गई, जो चर्चा इनके गठबंधन को लेकर के, इनकी मजबूती को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के और इंडिया अलायंस के पूरे ढांचे को लेकर के होनी चाहिए थी। उससे विपरीत वो चर्चा दूसरे किस्म की चर्चा होने लगी। तब ये कहा जा रहा था कि अब चुनाव खत्म होते के साथ कांग्रेस जो है वो कैंपेन मोड में आ जाएगी और इंडिया अलायंस के दलों के साथ मीटिंग होगी, उसमें बहुत सारी चीजें तय होंगी। अब ये हुआ कि उसके बाद जो मीटिंग हुई दिल्ली में, उस मीटिंग में मायावती ने प्रस्तावित कर दिया नाम, उसके बाद उसको अरविंद केजरीवाल ने उसको सेकंड किया, तो फिर उससे एक नई चर्चा शुरू।
जी। ममता बनर्जी जी, और उसको लेकर के एक नए किस्म की चर्चा सिर्फ होने लगी। अब उसके बाद जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें अब नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं न तो संयोजक बनना चाहता हूं, न मैं पीएम पद का उम्मीदवार हूं, जैसा कि वो पहले से कहते रहे हैं। तो आप बताइए कि आज ऐसे स्थिति में, जबकि लोकसभा चुनाव की घंटी बजने ही वाली है और सामने दिख रहा है सब कुछ, और जो जिससे आपका मुकाबला है वो पूरी ताकत के साथ, और उसके साथ मीडिया का भी एक हरकारा चल रहा है कि जो पूरे देश में माहौल उनके लिए बना रहा है। तो इस माहौल में आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आप, ठीक है, मणिपुर आप गए, मणिपुर एक ऐसा सिंबल है जहां बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की जो पूरा जो उनका हेट है, पूरा जो इग्नोरेंस है, वो सब उसका क्लाइमेक्स है वो मणिपुर। और उस क्लाइमेक्स पर राहुल गांधी हिट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि वो जो एक आप कहते हैं कि हम सबको समावेशी विकास की बात करते हैं, लेकिन आप एक स्टेट में, जो स्टेट पूरा इतने दिनों से, लंबे समय से, 6 महीने से ऊपर से जल रहा है, वहां आप नहीं गए और उसको आपने एक तरह से इग्नोर किया। एक तरह से आप घृणा जो उसके प्रति है वो दिखाई देता है। तो राहुल गांधी ने वहां से उसको चुना है, वहां से यात्रा शुरू की है। ये चलिए ठीक है, राजनीति में ऐसी यात्राएं होती रहती है। लेकिन अभी जो निर्णय लेना था कि आप सीट शेयरिंग से लेकर के और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने थे, आपको सेक्रेटेरिएट बनाना था। आप बताइए कि आज की तारीख में अगर इंडिया अलायंस के बारे में जानना है तो लोग किसके पास जाएंगे? कोई, अब जिसके पास जाने का मन होगा जाएगा। वो कोई नीतीश कुमार से पूछेगा, या कोई खड़गे साहब से पूछेगा, या राहुल गांधी से पूछेगा। तो ये आपने एक ढांचा भी वहां नहीं तैयार किया। तो नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में भी ये एक तरह से ढांचा जो है वो ढुलमुल है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा से मैं इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हो रही है उसके से बैक टू बैक उसमें चुनावी रैलियों का भी होना चाहिए था। जिस स्टेट में जाए वहां अलग विभिन्न दलों, जो खास करके इंडिया अलायंस के जो पार्टी हैं, उन पार्टियों को उसमें वहां बुलाना चाहिए। और आपको इसको इलेक्शन कैंपेन का मोड देना पड़ेगा, उसको स्वरूप देना पड़ेगा। अन्यथा आप सिर्फ, अगर मैंने कहा था पहले कि गांधी जी की दांडी यात्रा करने का भी समय नहीं है, अभी आपको बीजेपी से मुकाबले की जरूरत है। तो आपको उसमें एक ऐसा पहलू लाना पड़ेगा कि जिन राज्यों में जाएं वहां इंडिया अलायंस के पार्टनर दलों के साथ आपको बड़ी रैलियां आयोजित करने का निर्णय लेना चाहिए। और ये अगर होता है तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए निश्चित रूप से ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। और इस यात्रा का महत्व इस रूप में भी आप देख सकती हैं कि जब यात्रा शुरू होने वाली थी तो एक तो वेन्यू को लेकर के इन लोगों ने आपत्ति की, वहां इनको इम्फाल में नहीं करने दिया गया। दूसरा, जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने जो कुछ कहा तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, निगेटिव प्रचार काफी मिला राहुल गांधी को। लेकिन इन लोगों का अप्रोच ये है कि वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और एक तरह से इनका डर भी उसमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को ये चिंता है कि राहुल गांधी एक नए किस्म की नैरेटिव गढ़ने में कामयाब होंगे। और ये चुनौती है राहुल गांधी के सामने और इंडिया अलायंस के सामने कि अगर ये यात्रा के साथ पॉलिटिकल कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन का मोड इसको दिया जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा होगा इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वही होने वाला है, या फिर वो चुनाव को प्राथमिकता नहीं देते हैं, सीधे सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और उनका जो है ये कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान भी कुछ राज्यों में पहुंचाती हुई नजर भी आई है। हमने जो हाल के जो विधानसभा के चुनाव है उनके नतीजों में अगर देखा जाए, उसको जोड़कर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है। आत्मजीत सर, आपको क्या लगता है? हेमंत सर कह रहे हैं कि ये शायद जो न्याय यात्रा है ये पहले कर लिया जाना चाहिए था, और इस वक्त जो है पूरा का पूरा फोकस जो है इंडिया गठबंधन की रणनीति और जिस समन्वय समिति की बात करते हैं उसमें भी क्या चल रहा है, कुछ स्पष्टता नहीं है। अगर विकल्प बनना चाहती है विपक्ष इंडिया गठबंधन, तो फिर वो विकल्प जो है वो जनता के लिए क्या जो दूरदर्शिता है या फिर क्या रोड मैप प्रस्तुत करता है, इसमें भी कुछ स्पष्टता नहीं है। आत्मजीत सर, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या वाकई में वोटर्स में कन्वर्ट हो पाएगी? अनम्यूट कर ले आप स्वयं को जी। आपकी आवाज नहीं आ रही आत्मजीत सर, आपने अनम्यूट कर लिया अपने आप को। स्टिल वी आर नॉट
एबल टू हियर यू। आत्मजीत सर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। जी हेमंत जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपने कहा कि जो समन्वय समिति की बात है, लेकिन अभी जो ताज़ा बैठक हुई थी, वर्चुअल मीट हुई थी, उसमें पहले खड़गे जी के नाम की प्रस्तावना हुई, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर नीतीश कुमार को बनाया गया संयोजक, उन्होंने मना कर दिया। अगर मना ही करते रहेंगे तो फिर कमान कौन संभालेगा? क्या लगता है ये मना क्यों किया जा रहा है बार बार? देखिए, अब मुझे लगता है कि ये चीजें चलती रहेंगी साथ साथ, और खास करके अभी आपने देखा होगा कि वर्चुअल मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल और खड़गे साहब और राहुल गांधी, इनकी मीटिंग हुई थी, उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो यह एक अच्छा साइन है, मुझे लगता है, इंडिया अलायंस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली और पंजाब, ये तो दो ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और बाकी के जो भी राज्य, हरियाणा, उसके बाद हिमाचल, और भी कुछ राज्यों में जहां ये आम आदमी पार्टी थोड़ा मजबूत स्थिति में है, तो आम आदमी पार्टी के साथ जो तालमेल होता हुआ दिख रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के काफी शंकाएं जाहिर की जा रही थी, और कहा जा रहा था कि वो डार्क हॉर्स हैं और वो हो सकता है इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये आरोप मायावती पर लग रहा है, अरविंद केजरीवाल उस आरोप से मुक्त हो रहे हैं। तो ये और खड़गे साहब की भूमिका इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर हैं, लेकिन खड़गे साहब जो कुछ अभी जो कैंपेन जो कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से, और खास करके जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन करने की जो उनकी कोशिश है, वो उसमें आप देखिए काफी सकारात्मक होकर के वो लगे हुए हैं, और वो अपनी जिम्मेवारी का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। और एक तरह से ये भी लग रहा है कि खास करके जो भी इंडिया अलायंस के जो लीडिंग पार्टनर्स हैं, उनको अपने साथ जोड़ने में खड़गे की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण दिख रही है अभी की स्थिति में। तो ये एक अच्छा साइन है, आप इंडिया अलायंस के लिहाज से अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने अपने वो काफी करीब लाया है, उनसे समझौता होता हुआ दिख रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने वहां मना किया, तो वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि चीजें अब सबसाइड करेंगी, जैसे जैसे चीजें अब आगे बढ़ेंगी। अब उसमें कोई यहाँ देखिए, एक चीज जो जिनका नाम आप ले रही थी, सतपाल मलिक का, उन्होंने जो कहा था कि ये सबको तय करना पड़ेगा कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है कि नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में अगर बीजेपी नहीं हारी तो फिर अगला चुनाव इस देश में नहीं होने वाला है, ये सतपाल मलिक जी ने कहा था। तो उनकी चिंताएं गैर वाजिब नहीं है, उनकी चिंताओं के पीछे कहीं ना कहीं ठोस आधार है उसका जी। तो ये जाहिर सी बात है कि ये सतपाल मलिक जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन अब राहुल गांधी निकल गए हैं तो वो चीजें अब आगे बढ़ेंगी, और मुझे लगता है कि शायद वो चुनाव इलेक्शन कैंपेन में भी उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी यात्रा को। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट आत्मजीत सिंह जुड़े हुए हैं। आत्मजीत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हेमंत सर कह रहे थे कि शायद राहुल गांधी को ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो फायदा तो पहुंचा दे, लेकिन विपक्ष को ये उतना फायदा पहुंचाता नहीं दिखता है। आत्मजीत सर, आपका क्या आकलन है? क्या ये यात्रा का सही वक्त है, या फिर जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राहुल गांधी को इस वक्त यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि लोकसभा की चुनावी रणनीतियों पर ध्यान देना चाहिए था? जी नमस्कार हेमंत जी सर। ऑडियंस ज़्यादा तो चाहता हूँ कि क्या यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा का ही सीक्वल है, और भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल दिसंबर में जब शुरू हुई थी तो वो इसलिए लगाई गई थी कि लोगों में विषमताएं फैल गई थी कि देश जो है क्या 40% लोगों के लिए ही कार्यरत है जी, जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, या इस देश के जो बाकी 60% जनता है जो डरी हुई है, घबराई हुई है, जिसका प्रताड़न हो रहा है, जिसकी गिनती देश के विकास में या जीडीपी में की गिनती ही नहीं है, और उनका आर्थिक विकास और सामाजिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे कुछ प्रश्न चिन्ह थे। और इस यात्रा पे भी एक प्रश्न चिन्ह था कि ये यात्रा क्या लोग जुड़ पाएंगे भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान तो पिछले 15 सालों से किया नहीं। 2004 से 2014 में जब उनकी सरकार थी तो 2 लगातार इलेक्शन उन्होंने जीते, और कहीं ना कहीं जनता से उनका कनेक्शन जो था वो खत्म हो गया। और 2014 के बाद जब 2023 आया,
मोदी सरकार का, तो उसमें उनका जनता से कॉन्ट्रैक्ट और खत्म हो गया। और सिवाय 3 स्टेटों में उस टाइम छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, राजस्थान में थी, और हिमाचल कर्नाटक में वो इलेक्शन जो थे वो अभी होने थे। तो 2 स्टेटों में उनकी सरकार थी और 2 स्टेटों में वो कोalition गवर्नमेंट चला रहे थे। तो उन्होंने कहा कन्याकुमारी से कश्मीर को भारत जोड़ने का काम हम करेंगे और मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। और ये यात्रा जो थी वो पॉलिटिकल नहीं थी, ये सामाजिक यात्रा थी, लोगों को जोड़ने की यात्रा। उस यात्रा को सबने देखा कि वो यात्रा सक्सेस हुई, और उसकी सक्सेस में देश के लोगों का, और जहां जहां वो गए 700 किलोमीटर की वो यात्रा में, वहां लोगों ने राहुल गांधी की बात की जी। हालांकि बीजेपी ने लेके नकार दिया उसको कि ये राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए यात्रा बनाई, क्योंकि वो ये इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि ये 18वीं 19वीं बार राहुल गांधी को फिर से बंद करने की स्कीम है। जबकि राहुल गांधी ने ये कहा था कि मैं ना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ और ना मेरी यात्रा पॉलिटिकल है, मैं सिर्फ सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ ही यात्रा करता हूँ। अगर वो यात्रा जब कश्मीर में समाप्त हुई तो तमाम आकलन लगाए गए कि हो सकता है कांग्रेस का रिवाइवल हो, और क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है सारी सीटों में, क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टी है, तो लोगों की उम्मीदें बंदी, ढांढस बंधा, जिसमें हिमाचल और कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस को सक्सेस मिली। हालांकि अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, उनमें 2 स्टेटों में तो कांग्रेस की सरकार थी, वहां वो इलेक्शन हार गए, हालांकि तेलंगाना में वो इलेक्शन जीत गए जी। तो नेक्स्ट रिव्यूज का ये निकला कि अब जो यात्रा, न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर थी। हालांकि इस यात्रा का भी जो मकसद है वो लोगों को जागरूक करना है कि किस तरीके से समाज की धमकियों के द्वारा देश का ओबीसी, एबीसी जो है, जो हिंदू वोट में काउंट हो रहा है पर वो पिछड़ा है, उसके लिए विकास की नीतियों में सरकार ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिसमें लगे कि सरकार वाकई उनके लिए कुछ कर रही है, बजाय वोट बटोरने के। और जहां तक आपको का सवाल है, 2004 से 14 में देश की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो करीब 8% के करीब थी, 9.2 से 9.5% पहले यूपीए 1 में थी और 7.8 to 8% यूपीए 2 में थी। और इस सरकार का ग्रोथ रेट जो है वो औसतन पिछले 10 साल का 5.8% है। और अगर 7% से ग्रो कर भी जाए 2023-24 का जो अनुमान है आरबीआई का, या एनएसओ का डेटा कहता है कि 7.2% से ग्रो करेंगे लास्ट वित्तीय वर्ष में इलेक्शन से पहले, तो तब भी 6% के करीब अनुमान आ सकता है। अब आप एक बात बताइए, आर्थिक विकास अगर 6% की ग्रोथ हमें मिल रही और 2047 में 24 साल बचे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम देश की किसी बड़ी, विश्व की किसी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बढ़ जाएगी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सिंपल मैथ के द्वारा कि अगर 6% की तरफ ग्रो करें तो अगले 2047 तक हम किस मुहावरे से बैठे होंगे। आज हमारा पर कैपिटा 2000 से $2500 पर ईयर, उसको अगर आप 83 रुपए जो एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करें तो करीब 8,500 से 9,000 रुपए औसतन पर कैपिटा इनकम है। 10,000, कुछ लोग 10,000 बताते हैं, कुछ 9,000। तो मैं कहता हूँ आप हायर साइड पे 10,700 भी पकड़ लीजिए, और अगर 2047 तक ये 6% ग्रोथ जीडीपी की कह रहे हैं, उसमें पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हमेशा 1 से 1.5% कम होती है। तो अगर 6% में जीडीपी ग्रो कर रही है और 4.5% की पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है, तो अगले 24 साल में हमारी पर कैपिटा इनकम $10,000 से ज्यादा नहीं। और $10,000 का मतलब है कि हम लोग पर कैपिटा इनकम के मुहावरे से 80,000 रुपए पे खड़े थे। और देश में आपने देखा पिछले 10 सालों में आरबीआई का जो ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन का रेट 4% उन्होंने कहा था कि होना चाहिए और 2% प्लस माइनस, तो वो 6% के ऊपर ही रहा है, 6% के नीचे नहीं रहा है। क्या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन ले लीजिए या दूसरा इन्फ्लेशन ले लीजिए, उसके औसतन दर से देखें तो जिस पर कैपिटा इनकम की हम बात कर रहे हैं 2047 में, उसमें हम आज की पर कैपिटा इनकम जो चाइना की है उससे भी पीछे हैं। मतलब जो चाइना आज पर कैपिटा इनकम $13,000 है और 2024 में अगर 2027 तक भी अगर हमारी पर कैपिटा इनकम $10,000 बैठी है, तो हम आज उसकी बात कर रहे हैं 2027 की, जिसमें चाइना ऑलरेडी $13,000 पर कैपिटा इनकम पे खड़ा है। तो कितना पीछे? बिल्कुल ऐसे में किसी बड़े चमत्कार के जरिए ही जी ये आर्थिक मुद्दों की जो बात है और सामाजिक मुद्दों में जो एक बहस चढ़ गई है कमंडल वर्सेस मंडल की,
जिसमें कांग्रेस ने स्टैंड लिया है कि हम जाति जनगणना सारी स्टेटों में कराएंगे। बिहार की जनगणना से उन्होंने कहा 10% ओबीसी और ईबीसी में, और जबकि सरकार में जितने भी फंड्स दिए जाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो कॉमन वेलफेयर के लिए हो, चाहे हेल्थ के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, वो 63% लोग जो हैं उसके लाभार्थी नहीं, उसके लाभार्थी 60% लोग। तो जाति जनगणना के हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए स्कीम्स की। तो सरकारी तंत्र द्वारा जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो डीबीटी की जाती है, उसमें 63% लोगों को पहले आगे रखा जाए जी। है। मैंने आपको सामाजिक आर्थिक बताया, अगले संस्करण में मैं आपको राजनीतिक विषय भी बताऊंगा, जिसमें आपने मायावती का जिक्र छेड़ा जी। किस तरीके से मायावती को इंडिया अलायंस से दूर रखकर बीजेपी एक गेम खेल रही है। और मार्च में इस यात्रा का समापन है। इस यात्रा के दौरान बस और पैदल दोनों ही तरीके से जो है जनता तक पहुंचने की कवायद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कर रही है। और बीच बीच में ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल है, उनके भी बड़े बड़े चेहरे, नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इस यात्रा के दौरान ही चुनावी कैंपेन को भी एक धार दी जाए तो इस यात्रा का फायदा विपक्षी गठबंधन इंडिया को मिल सकता है। हेमंत जी, आत्मजीत सर ने बताया कि इस यात्रा का मकसद क्या है, लेकिन तमाम ये वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कांग्रेस तो प्रखर है ही, चाहे वो ओबीसी को लेकर बोलने की बात हो या फिर जातिगत सर्वे की बात हो, लेकिन इन मुद्दों का फायदा हिंदी पट्टी में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपने कहा कि मणिपुर से उन्होंने ये यात्रा शुरू करके एक बताया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस प्रदेश को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वहाँ से शुरू करके एक मैसेज दिया गया है कि पूरे के पूरे भारत में हर एक प्रदेश जो है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक स्पष्टता, मुद्दों की स्पष्टता उस जनता के पास नहीं है। अगर एक तरफ रामलला के मंदिर को लेकर बीजेपी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है, एक चुनावी लहर खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इस समानांतर मुद्दे, उतनी ही एक व्यापक और प्रभावी मुद्दे की जो है अभी तक तलाश नहीं कर पाई है और कहीं ना कहीं संगठित भी नहीं दिख पा रही है। हेमंत जी। नेहा जी, मुझे लगता है कि बीजेपी से इंडिया अलायंस के लोगों को और कांग्रेस को सीखनी चाहिए ये बात कि कैसे किसी चीज को, राय को कैसे पहाड़ बनाया जा सकता है। यह तकनीक बीजेपी समझती है, जानती है। अब बताइए कि राम मंदिर का मसला जो है, राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। ये अलग बात है कि ये इसको इन्होंने अपना इलेक्शन एजेंडा बनाया था और पालमपुर लेकर के अभी तक ये इसको लेकर के चलते रहे हैं। लेकिन यह निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और जो लोग लड़ रहे थे, ये केस जो लड़ रहे थे उसमें बीजेपी नहीं थी। वो तो जो कमेटी थी उसके कमेटी के लोगों को भी बाहर कर दिया इन्होंने पूरे अपने लोगों को लगाकर उस पर कब्जा कर लिया हुआ है। तो खैर, लेकिन इस पूरे मामले को इन्होंने अपनी पार्टी का कैंपेन बना दिया है, गांव-गांव तक इनके लोग घूम करके। और जो एक विभाजन रेखा जो होती है सरकार के बीच में और एक धार्मिक आयोजनों के बीच में, सरकार धार्मिक कार्यों में कितना संलिप्त हो सकती है, ये हमारा संविधान कितनी इसकी इजाजत देता है, ये भी देखने वाली बात है। तो बीजेपी ने इस पूरी विभाजन रेखा को, और प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको खत्म कर दिया और इस पर आगे लगातार बढ़ रहे हैं, बुलडोज करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि जो बीजेपी की जो यह तकनीक है, अब महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने का सवाल हो, स्वायत्त संस्थाओं की आजादी का सवाल हो, इन सवालों पर लड़ने के लिए ये तो बहुत पहले से कहा जा रहा है कि बीजेपी से लड़ने के लिए आपको कैंपेन मोड में जाना पड़ेगा, आपको आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। इस देश में उदाहरण है कि जब 77 में सत्ता बदली तो उसके पीछे संपूर्ण क्रांति आंदोलन था। 89 में जब सत्ता बदली तो उसके पीछे बोफोर्स का पूरा मामला था, पूरे देश में उसके खिलाफ आंदोलन चला। 96 में अगर सत्ता बदली तो उस समय भी जो नरसिम्हा राव की सरकार थी उसके खिलाफ जो पूरा कैंपेन बीजेपी ने चलाया था। और दूसरा कि 2004 में सरकार बदली, उसमें कैंपेन तो नहीं चला था, उसमें वो सत्ता बीजेपी कांग्रेस को या एलाइड पार्टनर को मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हासिल हो गई थी। लेकिन 2024 में बीजेपी को हराने के लिए आपको कैंपेन मोड में जाना पड़ेगा, ये बात तो पहले से कही जा रही है। अब सवाल उठता है कैंपेन चलाने के लिए राहुल गांधी जो कुछ कहें
खड़गे साहब जो कुछ कह रहे हैं, बातें अच्छी हैं, लेकिन जो कांग्रेस का पूरा ढांचा है, अगर आप हिंदी राज्यों में देख लीजिए, उधर के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो बहुत अधिक कुछ उनका है भी, लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में, जैसे कि मैं बिहार में बैठा हुआ हूँ, हमारे राज्य में उनका जो पूरा ढांचा है वो कहीं दिखाई नहीं देता है, कहीं नीचे में कोई वाइब्रेशन नहीं है, कहीं कोई कार्यकर्ता इसमें काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। आपने अगर आज की तारीख में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, इन तीन राज्यों में अग्रणी जाति के, एक ही जाति के लोगों को आपने अध्यक्ष बना रखा है, और वो लोग कोई जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, कोई जन आंदोलन नहीं चलाते हैं। नतीजा ये है कि कांग्रेस की जो प्रदेश कमेटियां हैं वो एक तरह से सिर्फ सौ पीस बनकर के रह गई हुई है। आप कांग्रेस का जो मुख्यालय है पटना में, वहां जाकर देख लीजिए, लगता है कि वो भी अपने धरोहर की तरह ही है। वहां राजनीतिक गतिविधियां बहुत कम होती दिखती हैं, सिर्फ वो जयंती और पुण्यतिथि समारोहों के अवसरों पर ही वहां एक तरह से जागरण टाइप का होता है। तो खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उसको नीचे तक जो पार्टी का ढांचा है उसको कितना नीचे तक ले जाता है, लोगों को कितना गोलबंद करता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की बातों में दम है, लेकिन उस बात को नीचे तक ले जाने के लिए जो संगठनात्मक ढांचा इनके पास होना चाहिए वो कमजोर है, और वो कमजोर है तो उसका पैरेलल कौन ठीक करेगा। अभी देखिए कि पूरे बिहार के जितने अध्यक्ष से लेकर के जितने टॉप लीडर हैं, जो प्रदेश कमेटी के लोग हैं, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, सारे के सारे मणिपुर पहुंच गए हुए थे। क्या जरूरत थी वहां जाने की? आप यहाँ पटना में कोई तैयारी नहीं करेंगे और राहुल गांधी के सामने में अपना फोटो खिंचवाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, ताकि हम भी आए हुए हैं, मणिपुर में बिहार के नेताओं को जाने की क्या जरूरत है? आप बिहार में रहकर के कांग्रेस को क्यों नहीं मजबूत कर रहे हैं? आप क्यों नहीं गांव में निकल रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए आप उस तैयारी में जुटते? तो ये एक जो संगठनात्मक कमजोरी जो है वो कमजोरी है, जिसको अब कांग्रेस बिहार में अगर जो कुछ भी हासिल करेगी वो इसलिए हासिल करेगी कि यहाँ गठबंधन के साथ है। वो पिछले चुनाव में एक सीट कांग्रेस यहाँ पर जीती थी, वो इसलिए जीती थी कि वो गठबंधन के साथ में थी। लोकसभा चुनाव में भी उसके पास जो सीटें आई वो भी गठबंधन के कारण आई। तो उनके अपने प्रयासों की वजह से नहीं होता है, बल्कि वो गठबंधन में है। बिल्कुल, ऐसे प्रयासों से पूरे के पूरे विपक्ष को जो है कितना फायदा पहुंचता दिख रहा है। आत्मजीत सर, जी हेमंत सर की आवाज कट रही है, तो आत्मजीत सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, ऐसा तो नहीं ये प्रतीत होता कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और उनकी रिलॉन्चिंग की बार बार कोशिशें हो रही हैं जैसा बीजेपी कह रही है, क्योंकि ना तो इसे विपक्षी गठबंधन को फायदा पहुंचता दिख रहा है, ना ही समूचे कांग्रेस को भी फायदा पहुंचता दिख रहा है। खास करके जैसे बिहार का एक उदाहरण यहाँ पर हेमंत सर ने बताया, उसे तो कम से कम यही प्रतीत हो रहा है। आत्मजीत सर। जी नेहा जी, इसमें दो विषय हैं। पहला विषय तो यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों की जा रही है, राजनीतिक कारणों से जी। और दूसरी चीज, उसका बिहार के गठबंधन पे क्या असर पड़ा है या क्या असर पड़ सकता है। तो हेमंत जी ने एक थ्योरी दी है, मैं उस थ्योरी में कुछ आगे की बात भी कहना चाहता हूँ। और पहले तो बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे। जहां तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सवाल है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे कि मैंने पहले कहा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर है। सामाजिक मुद्दे पर जो विषय जाति जनगणना का है, पूरे भारत वर्ष में कराने का, ये वादा कांग्रेस पार्टी ने पहली बार किया। इससे पहले जाति जनगणना का जो 2014 से पहले 2013 में जो सेंसस हुआ था, उसके जो डिटेल्स थी वो सार्वजनिक नहीं की गई, पब्लिक नहीं की गई। वो क्यों नहीं कहेंगे, किस कारणों से क्यों नहीं की गई, ये तो कांग्रेस पार्टी ही जवाब दे सकती है। बिल्कुल। अब 2024 में उन्होंने ये कह दिया है कि आने वाली जो भी सरकारी, अगर मान लीजिए कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार आती है जी, तो उसमें सामाजिक न्याय को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी आर्थिक मुद्दों के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया मंडल वर्सेस कमंडल की बात जी। और उसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी ये तो कह नहीं रही कि सारी स्टेटों में हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि हम 255 सीटों में ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और बाकी की सीटों में हम अलायंस में लड़ेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो। दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार
और उत्तर प्रदेश को लेके तमाम अटकलें लगाए जा रहे हैं, और विरोधी पार्टियां इसको ये बता रही हैं कि ये इंडी गठबंधन जो है ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने का है, इनके आपस में कोई बातचीत नहीं है। जी। अब आप एक बात बताइए, जब बिहार में सामाजिक न्याय पर जाति जनगणना कराई गई और उसको बताया गया कि 63% लोग जो है ओबीसी ईबीसी समाज के आते हैं, जिसमें करीब 96 लाख परिवार जो हैं वो अति गरीब हैं, और उनके लिए स्कीम लॉन्च करने की बात है, या शिक्षकों को परमानेंट करने की 2 लाख नौकरियों को, जो भी हाल ही में नीतीश कुमार और क्या नाम है तेजस्वी यादव ने मिलके वो 2 लाख कुछ 2 लाख लोगों को शिक्षक भर्ती में जो परमानेंट किया है जी। उसकी बात कोई मीडिया करता नहीं है। गोदी मीडिया तो बिल्कुल उस बात को नहीं उठाता, वो सिर्फ राम मंदिर की राममय हो गया पूरा है भारत, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। अब सब मंदिरोरों में कहीं जेपी नड्डा साहब रविदास के मंदिर में झाड़ू लगाते मिलते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी खुद नासिक में जाके जो है वहां स्वच्छता मतलब मंदिर को स्वच्छ करने के लिए स्वच्छता भारत अभियान के तहत। तो ये एक नरेशन है जो ये ऑपोजिशन पार्टी करती हैं। बिल्कुल, ये क्या बीच में मैं जोड़ना चाहती हूँ राहुल गांधी, बीच में ये जोड़ना चाहती हूँ, ये जो बार बार जो तथाकथित गोदी मीडिया का जिक्र आता है, या फिर ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया ही परसेप्शन खड़ा करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी की एक काट के रूप में भी देखा जाना चाहिए? जी, मैं उसको अंत में आपका उत्तर दूंगा, पहले मैं ये बात खत्म कर लूं। तो इसमें यह है कि कर्पूरी ठाकुर का भी 22 जनवरी को जो है वो उनका जो है जन्म शताब्दी समारोह है, जिसमें उनके बेटे जो हैं ऑलरेडी मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो 22 तारीख को कर्पूरी धाम, जो उनका समस्तीपुर में उनका गांव है, जिसका नाम से कर्पूरी धाम रखा गया है, वहां पे बड़ा एक कार्यक्रम है और नीतीश कुमार के सौजन्य से वो हो भी रहा है जी। और क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो है वो 2 बार सीएम रहे बिहार के, और उन्होंने जो है पूरा समावेश जो सोशल जस्टिस का एक खाका तैयार किया था कि ओबीसी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको सरकारी नौकरियां मिले, उनको एजुकेशन मिले, उनको हेल्थ बेनिफिट मिले। तो उसी मॉडल के तहत ये जाति जनगणना पे जो भी कार्यक्रम हुआ नीतीश कुमार ने रखा। अब उसी मॉडल को अगर राहुल गांधी पूरे भारतवर्ष में लागू करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? कोई वो नीतीश कुमार को काट तो रहे नहीं, उन्होंने खड़गे साहब को ही अपना अध्यक्ष बनाया जो खुद दलित समाज से आते हैं और साउथ से आते हैं। और जब ये सवाल उठाया जाता है कि उनको चेयरमैन क्यों बनाया गया इंडिया अलायंस का, और नीतीश कुमार जो है वो कन्वीनर बनने को तैयार नहीं हुए, तो ये नरेशन बीजेपी वाले देते हैं। अब देखिए, देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, इसका सबसे ज्यादा स्टेक है लोकसभा इलेक्शन में, मैं असेंबली इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं जी। उन्होंने ये कहा कि जो भी कैप्टन हैं स्टेट लेवल के, जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में है, अखिलेश यादव मायावती यूपी में है, हमें उनके साथ काम करने में कोई परहेज नहीं है, वो डिसाइड कर लें कितनी सीटें हमें देना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 65 सीटों में अखिलेश और मायावती मिलकर लड़ना चाहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम और आरएलडी 15 सीटों पे भी लड़ लेंगे। तो इनकी आपस में, या सीपीआई की कोई केरला में इनकी लड़ाई नहीं है कि हम आपको जो है 2 सीटें देंगे, या हम आपको उड़ीसा में 1 सीट भी नहीं, मतलब बीजेडी से बात चल रही है कि हम आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसा कुछ मामला है नहीं जो मीडिया में, गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है। अब आपने बात की गोदी मीडिया तंत्र की, गोदी मीडिया जो है वो भारतवर्ष को राममय क्यों कर रहा है और एजेंडा जो है सिर्फ सरकार का क्यों चला रहा है? तो यही गोदी मीडिया के चैनल जैसे एबीपी है, आज तक है, एनडीटीवी है, ये अपने मेन स्ट्रीम चैनल जो प्रसारण करते हैं उसमें शंकराचार्य की बात नहीं करते हैं, उसमें ये नहीं कहते हैं कि राम मंदिर के प्रतिष्ठान में किसको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया जी। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा सीधा सवाल ये होगा, ये कोई अमित शाह के बेटे जय शाह की शादी तो है नहीं कि अमित शाह कार्ड बांट रहे हैं कौन जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में, कौन नहीं जाएगा। वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि इनको बुलाया जाएगा, इनको नहीं बुलाया जाएगा? कभी चंपक राय जी कह देते हैं कि मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाया जाएगा या उनको आने की जरूरत नहीं है, या एल के अडवाणी जो सोमनाथ से रथ लेके चले थे वो उनको आने की जरूरत नहीं है, और फिर वीएचपी के लोग जाके उनको इनविटेशन देते हैं। पहले तो कह देते हैं आने की जरूरत नहीं और फिर इनविटेशन भी दे रहे हैं जी। तो ये जिस तरीके का पॉलिटिक्स खेली जा रही है, और जो शंकराचार्य ने बात उठाई कि निर्मोही अखाड़ा जो सैकड़ों साल से वहां पूजा कर रहा है, और जो विवादित स्थल है वहां तो मंदिर बन भी नहीं रहा, मंदिर वहां से 500 मीटर दूरी पे बना हुआ है। वो विवादित स्थल जिससे बाबरी मस्जिद ढाई गई, जहां रामलला विराजमान थे, वो तो वैसे का वैसे ही स्ट्रक्चर है, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं किए गए। तो मेरा सवाल ये आ जाता है कि यही गोदी मीडिया वहां तो शंकराचार्य को नहीं दिखा रहा है अपने मेन स्ट्रीम चैनल पे जो एयर करता है, पर सोशल मीडिया पे क्योंकि ट्रैक्शन सारा जो है राम मंदिर की बात को लेकर है कि उसको कैसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उस प्रोग्राम को कैसे राजनीतिक किया जा रहा है, वही चैनल
शंकराचार्य को लेकर डिबेट छेड़ते हैं। लेकिन सर मेरे सोशल सवाल का मीडिया उत्तर, क्या न्याय यात्रा गोदी मीडिया की जो भी परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश है, क्या कार्ड बन पाएगा? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा में भी भारत जोड़ो यात्रा की बहुत काट करने की कोशिश की गोदी मीडिया द्वारा, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को यह कह के काट करने की कोशिश की जा रही है कि इससे अलायंस जो है, इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा जी। स्टेट लेवल पे जहां जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी, उनके स्टेट अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, उनसे वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कांग्रेस अकेली ठकेली पड़ जाएगी और आने वाले समय में ये इंडिया अलायंस के लिए एंटी साबित होगी। ये बीजेपी का नरेशन है, पर बीजेपी को इंडिया अलायंस की इतनी चिंता क्यों है, मेरा सवाल ये फेक नैरेटिव है जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया। आत्मजीत सर, आपका भी आभार, और हेमंत कुमार भी हमारे साथ जुड़े थे, तो उनका भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने वक्त निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, और हमें और हमारे दर्शकों को ये समझने में आसानी हुई कि वाकई में राहुल गांधी की या फिर कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसका मकसद क्या है, क्या ये लोगों को अपने साथ जोड़ पाएगी और उस विपक्ष को मजबूत बना पाएगी जो स्वयं को वर्तमान केंद्र सरकार के विकल्प के रूप में आम चुनाव में दर्शाना चाहता है, लोगों को आकर्षित करना चाहता है, एक नया भारत देने की बातें करता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ कि आप info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर हम तक अपना फीडबैक अवश्य पहुँचाते रहेंगे। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।